मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। और पहली चीज, ये जो क्लास है इसको अटेंड करने के लिए ना, जब आप लोग खोलते हो तो ये आपको दिखता होगा आपके पास भी सभी को, जीमेल। यस सर। यहाँ पे कैलेंडर में जाओ, हमेशा बोलता हूँ कैलेंडर में जाओ, और कैलेंडर में आपकी मीटिंग सेट होगी, आप देखना। जैसे देखो वेंसडे का सेट है, फ्राइडे का क्लिक करोगे आ जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। तो मीटिंग लिंक की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी सारी शेड्यूल जितनी भी है इस मंथ की पूरी सेट है आपके कैलेंडर में, देखना। आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया होगा तो ये सेट होगा, किसी का सेट नहीं है तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैच स्टिक का प्रोग्राम। तो मैंने मैच स्टिक का प्रोग्राम दिया था, भेजा था आप लोग को बना के, देखा था आप लोगों ने चला के उसे? अभिषेक साहू। ये सर वो फाइल ओपन ही नहीं हुई सर, वो भी फाइल नहीं आ रही है। और किसी का यही सेम प्रॉब्लम? हाँ सर, आपने फाइल जो सेंड की थी पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग से किया था ट्राई प्रोग्राम। अच्छा, वो फाइल नहीं खुल रही थी? हाँ सर, रेयर फॉर्मेट में थी। हाँ, विनरार आपको इंस्टॉल करना होगा। विनरार इंस्टॉल नहीं किया है? हाँ विन ना सर, मेरे पास में इंस्टॉल नहीं था। हाँ, तो विनरार इंस्टॉल कर लो ना, उससे अनजिप हो जाएगा, ठीक है। खैर चलो, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने यूजर जो एंड क्लास है उसमें देखो, यूजर से इनपुट आउटपुट जो काम करते हैं वो क्लाइंट प्रोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें मेन होता है उसी में रखते हैं मोस्टली, क्योंकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक क्लास नहीं, कई क्लासेस हो सकते हैं, बट वो क्लाइंट प्रोग्राम कहलाता है जो क्लाइंट से इंटरेक्शन करता है। तो बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज डिस्प्ले करने का काम आता है, स्कैनर जो है इनपुट लेने का काम आता है। तो वो काम हमेशा क्लाइंट प्रोग्राम में करते हैं, तो मैंने इसलिए वो सारे काम यहाँ किए हैं क्लाइंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे पहले मैच स्टिक का ऑब्जेक्ट बनाया जाके ये 21 मैच स्टिक एलोकेट कर दिया, ठीक है। यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा, कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर क्योंकि इनपुट लेना है यूजर के लिए वो किया। दो वेरिएबल यूज कर लिया, यूजर इनपुट और कंप्यूटर वैल्यू क्या होगा, ये प्रिंट कराया कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक इनिशियल हमारे हैं, और हेडिंग में कि नंबर ऑफ मैचस्टिक आएगा, यूजर इनपुट कितना किया, कंप्यूटर वैल्यू क्या है, और रिमेनिंग मैचस्टिक कितना बचा। व्हाइल लूप स्टार्ट किया ग्रेटर देन वन तक, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जब वन से के बराबर होगा तब तक चलाना है हमें। और ये हमें पता है, जो भी अगर वन सेलेक्ट करेगा वो लूज करेगा। तो हमें कुछ ऐसा बनाना था कि कंप्यूटर ही चूज करेगा, क्योंकि फर्स्ट सॉरी यूजर ही चूज करेगा, हम फर्स्ट प्रेफरेंस यूजर को दे रहे हैं। तो अगर पहले ही वन बच जाता है इट मीन्स यूजर को ही चूज करना है ये, तो हमने कंप्यूटर को यहाँ विन करा दिया। और ब्रेक किया, ब्रेक का यूज होता है लूप से बाहर निकल जाओ, इस लूप से सीधे बाहर निकलेगा, वो नीचे आएगा ही नहीं, इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर उसे कंडीशन मैच मिली कि मैचस्टिक की काउंट गेट नंबर ऑफ मैचस्टिक वन है, देन वो ये प्रिंट किया और लूप से बाहर आ गया, और आफ्टर दैट प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, यूजर को बोला कि भाई एनी वन चूज करो 1 2 3 4, यहाँ यूजर ने चूज किया। अब यहाँ पे हमने वैलिडेशन बस रख लिया,
तो लेट्स सपोज यहाँ मैंने कुछ लॉजिक लगा, वैलिडेशन भी आप प्रॉपर लगा सकते थे, लेकिन लॉजिक लगा दिया। अगर यूजर 1 to 4 चूज करेगा तो देखो रिमाइंडर वैल्यू 1 to 4 ही आएगी। ये लॉजिक मैथ्स की ऐसी है कि रिमाइंडर हमेशा 4 से डिवाइड करोगे, 1 से लेके 4 तक। अच्छा 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना 4 से डिवाइड करने पे। 4 के केस में आएगा सर। हाँ तब तो गलत हो गया ना, तो 5 यहाँ करना होगा, सॉरी ये 5 करना होगा, ताकि 4 तक रिमाइंडर हमारा अलाउ करे। और कुछ और कंडीशन भी लगानी होगी, 0 का भी कुछ लगा लेना कंडीशन अगर लगाना होगा तो। 1 से 4 के बीच में ही यूजर इनपुट कर, मैं कंडीशन वैलिडेशन पे उतना नहीं जा रहा हूँ। तो जो वैलिडेशन है आप इसके अंदर लगा सकते हो। आफ्टर दैट जब जितना मैचस्टिक उस रिमेनिंग बच गया, यहाँ पे हम लोग वो डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये पहले फर्स्ट टाइम ये डिस्प्ले कर रहे हैं कितना मैचस्टिक बचा हुआ है। उसके बाद मैचस्टिक को हम लोग, सिंस यूजर ने मैचस्टिक चूज किया है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे कि मैचस्टिक जितनी पहले थी गेट की है, यूजर से माइनस किए जितना यूजर ने प्रोवाइड किया, और उसको फिर मैचस्टिक क्लास में सेट कर दी कि अब इतना ही बचा। कंप्यूटर के लिए क्या किया, यूजर इनपुट जो है उसके बेस पे हमें लॉजिक लिखना है, तो यूजर इनपुट को पास किया। अगर यूजर इनपुट 1 है जो हमने लॉजिक डिसाइड बताया था, उसके बेस पे यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लगाया तो कंप्यूटर की वैल्यू आ जाएगी। और अगेन फिर मैचस्टिक को अपडेट किया यहाँ पे कि जो करंट मैचस्टिक है वो और कंप्यूटर की जो वैल्यू है माइनस करो, और एट लास्ट जो भी रिजल्ट है, जैसे ये मैचस्टिक कितना था इनिशियल, फिर उसके बाद यूजर इनपुट कितना हुआ, फिर कंप्यूटर ने कितना सेलेक्ट किया, और रिमेनिंग कितना बच गया, ये प्रिंट कराया। यही प्रोग्राम है। तो अगर इसे रन किया जाए तो लेट्स सपोज यूजर ने 2 सेलेक्ट किया, तो 2 सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने 3 सेलेक्ट किया, 21 था, 5 निकला, 16 आया रिमेनिंग। ठीक है, ये अलाइनमेंट सही नहीं है, इसकी अलाइनमेंट और इसकी अलाइनमेंट तो सही हो, करते रहना। फिर मान लो 4 सेलेक्ट किया यूजर ने, तो कंप्यूटर ने 1 सेलेक्ट किया, अब 16 इनिशियल था, तो 5 ये माइनस हुआ, 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 11। ठीक है, फिर मान लो 1 सेलेक्ट किया, अगेन ये 6 आ गया। फिर मान लो यूजर ने कुछ भी सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ये रेड में आ रहा है बिकॉज हमने सिस्टम डॉट ई आर आर यूज किया है। यहाँ पे देखना, ये ई आर आर आउट की जगह ई आर आर बेसिकली एरर डिस्प्ले कराने के काम आता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे बस मैसेजिंग के लिए रेड में कर दिया। ठीक है, और कोई कलर नहीं हो सकता है, फिलहाल ई आर आर रेड में देता है तो ये किया। तो इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। सभी को? चलो गुड है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ज्यूम करता हूँ सब क्लियर है। सर इस प्रोग्राम को एक बार सेंड कर देना आप फ्रेंड। इस प्रोग्राम को हाँ सर। सेंड कर दूं, मतलब आप लोग विनरैड यूज नहीं करोगे ना? चलो विनरैड इंस्टॉल कर लो, 7 zip भी इंस्टॉल कर लो, दो चीजें इंस्टॉल करके रखो, काम आएगा।
ठीक है, मैंने फाइल ही भेज दिया है, बट पैकेज स्ट्रक्चर में रखना प्रॉपर, जैसे मैंने रखा हुआ है g2it.game करके, इसी तरह रखना। ठीक है, चलो, तो हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक, इनहेरिटेंस तक कवर कर लिया है। पॉलीमॉर्फिज्म अभी के लिए मैं रहने दे रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म और टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा इजी टॉपिक सब कवर हो, बट आप लोग जरूर याद दिलाना मुझे पॉलीमॉर्फिज्म कवर करना है, अदरवाइज इस मंथ का कंटेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपका काम है याद दिलाना। फिलहाल मैं कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सब पहले समझ में आना चाहिए, तब अच्छा रहता है कि हम आगे चल के बात करें। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, जावा में कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग मेथड बनाते हैं हम लोग, उसी तरह कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है, इनिशियल वैल्यू दो। जैसे हमने अभी इसमें ही देखा था कि मैचस्टिक में एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर कैसे हम बोलेंगे, ये मेथड है और ये कंस्ट्रक्टर है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसका नाम जो होगा वो क्लास का नाम के इक्विवेलेंट होगा, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा। अगर मेथड का नाम क्लास का नाम सेम है, प्लस कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है आपका मैम हीप में, उस समय जीवीएम इसको खुद कॉल करता है। ठीक है, और जो डेटा मेंबर्स है, ये जो मेंबर होते हैं डेटा मेंबर, जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, इनमें हम इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। देखो यहाँ जो तुम लोग देते हो प्रैक्टिस, ये वाला छोड़ दो कि यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन का ऑब्जेक्ट का तरीका यही है कि उसको डिफॉल्ट स्टेट में रहने दो, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा उस समय हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वाया कंस्ट्रक्टर। हमेशा 10 मेंबर है तो 10 मेंबर का अगर प्रोवाइड करना, 10 मेंबर प्रोवाइड करो। कंस्ट्रक्टर कुड बी पैरामीटराइज। पैरामीटराइज के केस में क्या होता है, जैसे एक एम्प्लॉय क्लास में दिखाता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर है विदाउट आर्गुमेंट। देखो एम्प्लॉय क्लास है, तो जरूरी नहीं कि पब्लिक आप लिखो ही, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का मतलब बताऊंगा। तो फिलहाल पब्लिक का मतलब समझो कि ये जिस पैकेज में है उस पैकेज तक तो पब्लिक अगर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा जावा में डिफॉल्ट पैकेज बनता है, डिफॉल्ट स्कोप का पैकेज, जो इस पैकेज तक, पूरे पैकेज तक इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब हम इस क्लास का इनिशियलाइजेशन इस पैकेज में कहीं भी कर सकते हैं, टेस्ट एम्प्लॉय में कर सकते हैं, एम्प्लॉय टाइप में कर सकते हैं, एड्रेस में कर सकते हैं, और अब खुद के क्लास में तो सब अलाउ है, खुद के क्लास में तो प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस होता है। लेकिन आउटसाइड सेम क्लास विद इन सेम पैकेज, अगर ये हमने डिफॉल्ट टाइप का बनाया है, ये डिफॉल्ट स्कोप का कंस्ट्रक्टर है, तो ये इस पैकेज तक ही एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर नहीं, दूसरे पैकेज में नहीं होगा। इस पैकेज में हम चाहेंगे इस एम्प्लॉय क्लास को एक्सेस करना, तुरंत एरर आ जाएगी। देखो एम्प्लॉय, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एम्प्लॉय ई कर दूं तो ये लाइन तक सही है, अगर नल इसमें स्पेसिफाई कर दूं, ये लाइन सही है। लेकिन इससे ऑब्जेक्ट तो नहीं बना। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, न्यू कीवर्ड, और जैसे न्यू कीवर्ड लगाएंगे तो जावा बोलता है
कि भाई कंस्ट्रक्टर भी कॉल करो। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम कॉल करने की कोशिश करेंगे तो देखो तुरंत कंपाइलेशन इशू आता है, कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय इज अनडिफाइंड, ये एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। जबकि पैकेज एक्सेस हो गया, आपने एम्प्लॉय पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पैकेज में है और ये डिफॉल्ट टाइप का। अगर इसको पब्लिक बना दो, लेट सपोज मैंने पब्लिक बना दिया, ठीक है। अब देखो ये, अब क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, ये दूसरा एम्प्लॉय क्लास था क्या? ये किस एम्प्लॉय क्लास की बात कर रहा है? प्रोग्राम ओप्स। कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय चाहिए? प्रोग्राम ओप्स वाली एम्प्लॉय चाहिए, ये वाली। ये देखो एक्सेस हो गया, यहाँ से मैं हटाया पब्लिक को, तुरंत एरर आ गया, एम्प्लॉय इज कंस्ट्रक्टर इज नॉट विजिबल। आ रहा है ना? देख रहे हो? क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कोप का है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट का मतलब आता है। तो पब्लिक कोई भी चीज होगा यानी वो किसी भी पैकेज में एक्सेसिबल होगा, और पब्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा तो वो डिफॉल्ट स्कोप होता है, वो सेम पैकेज में एक्सेस होगा। सेम पैकेज में देखो ये यहाँ एम्प्लॉय एक्सेस हो रहा है, सेम पैकेज में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आउटसाइड दिस पैकेज, ऊप्स पैकेज, प्रोग्राम ऊप्स पैकेज के बाहर कहीं अगर उसे करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। लेकिन सिर्फ क्लास को कर रहे हैं तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास आपकी पब्लिक है। इसको भी हटा दो, लेट सपोज क्लास को, तो ये डिफॉल्ट स्कोप हो गया। अब क्लास में भी इशू आ गया ना? ठीक है। तो फिलहाल मैं कंस्ट्रक्टर की अब बात कर रहा था, उसमें चलता हूँ। इसको हटाऊं इस लाइन को, कंट्रोल शिफ्ट दो। तो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर है, यानी इसके पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ है। इस सुपर का मतलब बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी आप यही समझो, एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, कोई डेटा मेंबर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया इसके अंदर। चाहते तो हम कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेट नहीं है, और चाहे तो ना भी करें। दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। इसमें कितने पैरामीटर है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे कुछ और ज्यादा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया, 3 कंस्ट्रक्टर बनाया। तो आप लोग ये सुने होंगे, ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट होता है, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल एक देता हूँ। आप लोग बैंक में सुने हो, स्टूडेंट अकाउंट खुलता है तो जीरो बैलेंस पे भी खुलता है बैंक में। यस सर। और नॉर्मल कोई बंदा जाता है तो उसके लिए वो लोग मिनिमम डिपॉजिट 10,000 का रखते हैं, कि 10,000 आपका बैंक में अकाउंट में रहेगा तभी आप अकाउंट, प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सब। अगर गवर्नमेंट बैंक, सेमी गवर्नमेंट बैंक, एसबीआई, ये सब में जाओ तो उसमें मिनिमम बैलेंस 2,000 या 1,000 कुछ इस तरह। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए सैलरी अकाउंट खुलता है, वो जीरो अकाउंट में, जीरो बैलेंस पे खुल जाता है। तो वहां भी क्या होगा, एक कोई क्लास होगा अकाउंट नाम का। अब वहाँ एक डेटा मेंबर होगा, बैलेंस, मान लो प्राइवेट आइडेंटिटी बैलेंस या इनिशियल बैलेंस, कुछ इस तरह डेटा मेंबर होगा। तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होंगे, क्योंकि मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स खुल रहा है। एक सैलरीड अकाउंट खुल रहा है, एक स्टूडेंट अकाउंट खुल रहा है, एक नॉर्मल अकाउंट खुल रहा है। तो हम क्लास तो एक ही बनाए अकाउंट, और कंस्ट्रक्टर अलग अलग बना लिए, कि एक कंस्ट्रक्टर में हमने दिया
इनिशियल बैलेंस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मान लो 10,000 दे दिया। दूसरे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर मतलब भेजा कि भाई जितना अमाउंट हम भेजेंगे क्लाइंट प्रोग्राम से, मान लो 10,000 भेजेंगे तो 10,000 ही इनिशियल बैलेंस हो उसका, तभी ऑब्जेक्ट बनाओ। तो उसी तरह यहाँ भी है रिक्वायरमेंट कि हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक हमने ऐसा बनाया कि हम विदाउट किसी आर्गुमेंट की भी एम्प्लॉय बना सकें, मतलब हम पहले से ही इसको आईडी, नेम, सैलरी ये सब नहीं देंगे, इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते, जो डिफॉल्ट होगा उसके साथ क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कॉल किया अपना, ठीक है। दूसरा हमने बनाया एक ऐसा एम्प्लॉय जिसमें हम ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, क्लाइंट प्रोग्राम, दिस इज क्लाइंट प्रोग्राम, यहाँ से हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और जिस सीक्वेंस से पास कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में जाएगा। फर्स्ट वैल्यू इसमें आएगी, सेकंड वैल्यू इसमें, थर्ड वैल्यू इसमें, ये सब जाएगी। और फिर जो भी डेटा मेंबर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो वो दिस से एक्सेस किया। ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, ये दिस सुपर ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी नीचे वाले पे आता है, दिस डॉट एज, दिस डॉट डीओबी। तो मतलब जब ये एम्प्लॉय बनेगा तो उसकी एज और डीओबी आ जाएगी, ये ठीक है। तो इस तरह हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मतलब एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास जब ऑब्जेक्ट बनेगा उस समय डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना। क्लियर है ये इनिशियल वैल्यू? तो हाँ बोलो। सर जैसे अपन ने कंसेप्ट डिफाइन किया है तो वो एक क्लास से सिमिलर रहता है, तो इसमें मतलब कंस्ट्रेंट का वर्क यही होता है क्या कि अपन को इसको लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्टर का काम होता है डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना, इसको इनिशियल वैल्यू देना। ऑब्जेक्ट बनाना न्यू कीवर्ड का काम होता है। न्यू कीवर्ड से देखो, अच्छा ये एक लाइन में ना बहुत सारे काम होते हैं। पहला काम तुमको बताया था, क्लास लोड होगा जेवीएम में। दूसरा काम होता है हीप मेमोरी में जाके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाओ। और तीसरा काम होता है कंस्ट्रक्टर कॉल करो, जो जाके इनिशियल वैल्यू उसको प्रोवाइड करता है। तो कभी भी कंस्ट्रक्टर को ये मत सोचो कि वो ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाता कंस्ट्रक्टर। क्योंकि आगे चल के जावा में ऐसी भी है कि बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए भी हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का काम है सिर्फ इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू। इनिशियलाइजेशन का वर्ड मतलब समझते हो, जो जैसे हम लोग आई इक्वल टू 10 लिखते हैं, ये इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं ना एक डेटा मेंबर को। तो इनिशियलाइजेशन भाई, ये तो क्लास पे सब काम कर रहे हो, तो क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू कौन देगा, वो कंस्ट्रक्टर देता है। वाया कंस्ट्रक्टर हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट में आप चाहो ये सुपर ये सब नहीं यूज करके दिस डॉट आईडी इक्वल टू 5 आपने इनिशियल वैल्यू इस तरह दे दिया जैसे मैंने मैचस्टिक में दिया था, ठीक है। इस तरह भी दे सकता है। क्लियर है? यस यस सर। अब देखो कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को एकदम क्लियर होने चाहिए। सर जितना पढ़ा था ना उस हिसाब से मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हाँ तो अब जो बता रहा हूँ उससे कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? है। यस सर। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ वो एकदम दिमाग में बैठा लो। कंस्ट्रक्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर किसको कहते हैं, ये जो वेरिएबल्स क्लास में होते हैं इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना, इससे ज्यादा कंस्ट्रक्टर का काम कुछ नहीं होता। लेकिन ये जेवीएम कॉल करता है जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसको जो विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है इसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कुछ क्लास ऐसे भी देखे होंगे, जैसे इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है,
इसमें एक ये मेथड है, इसमें ये एक मेथड है, क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है? नहीं है। अब जब डॉट क्लास फाइल को जेवीएम रन करता है तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बना लेता है। अगर एक क्लास में, ध्यान से ये वर्ड सुनना और सेंटेंस को और दिमाग में बैठाना और नोट भी करना, एक क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक भी सिंगल कंस्ट्रक्टर नहीं हमने बनाया, तो जेवीएम अपने से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह का बना देता है खुद से। कोई मेंबर ने इनिशियलाइज किया लेकिन वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह बना देगा, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर के वो इनिशियलाइज ही नहीं करेगा। तो हमेशा हर क्लास के साथ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, जैसे मान लो इसमें हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया ही नहीं, तो जेवीएम कभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। कभी भी वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, आप बोलते हो कि मुझे डेटा मेंबर यही दो कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करनी है, मैंडेट है जब भी अकाउंट किसी का बने या एम्प्लॉय कोई मेरे यहाँ रजिस्टर होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी आईडी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस पूरा प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम एम्प्लॉय को रजिस्टर करेंगे। ये क्राइटेरिया हमने बनाया, तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देंगे ही नहीं, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय क्लाइंट को मजबूर कर दिए, भाई अब देखो डिफॉल्ट के थ्रू कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमने खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया पैरामीटराइज, तो जेवीएम कभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कभी एम्प्लॉय बनेगा ही नहीं। इसमें एरर नहीं है, लेकिन इसमें एरर आ गया। ये क्लियर हुआ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब होता है, क्या रोल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का? क्लियर है? यस। ठीक है। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इस ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैं पॉलीमॉर्फिज्म छोड़ के आया हूँ। एक तरह से ये पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे तो इसको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सोचो कि मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं क्लास में, बट ये जरूरी है, एक चीज ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो हमने एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें रख दिया एम्प्लॉय की आईडी के साथ हमेशा हम कंस्ट्रक्टर अलाउ करेंगे, लेट्स सपोज, और इसमें अगर डेफिनेशन देना है तो दे दो दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो अब देखो कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं हुआ, जावा कंपाइलर वो बोला अच्छा, एक वो पहचान गया एक विदाउट आर्गुमेंट है, एक में सिंगल आर्गुमेंट है, एक में 6 आर्गुमेंट है, एक में 7 8 जो भी है आर्गुमेंट है, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर फिर से मैं एक कंस्ट्रक्टर बना दूं और सिंगल आर्गुमेंट का बनाऊं और उसमें ये दे दूं एज, लेट्स सपोज यहाँ पे एज डिफाइन कर दूं, यहाँ भी एज, तब ये अलाउ नहीं करेगा कंपाइलर। यहाँ कंपाइलर देखो, दोनों टर्म हमेशा क्लियर रखो, रन टाइम और कंपाइल टाइम। यहाँ कंपाइल टाइम इशू आ रही है, कंपाइलर ही जावा का अलाउ नहीं किया, वो बोल रहा है कि भाई आपने दो कंस्ट्रक्टर बनाया है, दोनों को पैरामीटराइज बनाया सिंगल आर्गुमेंट, लेकिन दोनों का टाइप तो सेम दिया है, आईएनटी टाइप। तो कंपाइलर कभी भी यहाँ से जब भी पास होगा, मान लो एम्प्लॉय अगर टाइप पास करे, अब वो एज पास हो रहा है या फिर आईडी पास हो रहा है, कंपाइलर कैसे समझेगा? बहुत कंफ्यूजन हो जाए कंपाइलर को कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, क्योंकि दोनों में ये तो इंटीजर ही वैल्यू है। तो ऐसा कभी भी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप नहीं एक ही क्लास में बना सकते जिसमें टाइप सेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम हो प्लस उसका टाइप सेम हो। हाँ, आप इसको डिफरेंट कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने बोला सिंगल आर्गुमेंट होगा बट उसकी डेटा टाइप चेंज होगी, तब यहाँ पे हमने नेम किया और यहाँ पे भी नेम किया। तो इससे क्या होगा, अब क्लाइंट के प्रोग्राम से एक तो आईडी के लिए कॉल हो गया, दूसरा अगर हम मान लो एम्प्लॉय बनाना चाहेंगे
एम्प्लॉय 4 बनाए जिसमें हम बोलते हैं कि उसका नाम होना चाहिए। जब भी एम्प्लॉय कंस्ट्रक्ट हो बने मेमोरी में तो उसका नाम जरूर हो। तो ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल किया इनिशियल वैल्यू, ये कंस्ट्रक्टर आईडी को कॉल किया। क्लियर है? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछो, किसी को कोई दिक्कत? सर ये दो कंसेप्ट क्यों बनाए हैं सर अपन ने? ये एम्प्लॉय ये एक में भी कर सकते ना सर अपन? जैसे एक में कैसे कर ये सकते हो? जो जैसे मैं सर ये चाहता जो दो हूँ, हाँ बोलो बोलो। सर ये जो दो एम्प्लॉय वाले हैं ना, जो 26 वाली लाइन का और एक 32 वाला, हाँ तो ये सेम है ना सर? तो अपन ये जो दिस अच्छा, आईडी इक्वल्स अच्छा टू आईडी कर रखा है। ये दोनों कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हो? यस सर, यस। सेम है। देखें नेम, यहाँ देखो स्ट्रीट सिटी स्टेट कंट्री, और यहाँ पे एज डीओबी भी पास हो रहा है, तो सेम कैसे हुआ? तो सर ये दोनों ये एक में भी कर सकते हैं अगर, पर ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए। एक में कैसे कर सकते? एक एक तो सुनो, अब तुम बोलते हो एक एम्प्लॉय तुम बनाना चाहते हो जिसमें ये 6 पैरामीटर हैं, ये 6 पैरामीटर के साथ भी एम्प्लॉय अलाउ करना चाहते हो, और एक एम्प्लॉय बनाना चाहते हो जिसमें ये सारे पैरामीटर ही प्रोवाइड हो, तभी आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके सर। ठीक है? तो अलग अलग क्राइटेरिया होगा। सिंपल मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉय मेरे यहाँ जब रजिस्टर्ड होगा तो हम रजिस्ट्रेशन का पैरामीटर रख दिए, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय, कि भाई यूएसए का एम्प्लॉय होगा तो उसका इतना डिटेल चाहिए, ब्राजील का एम्प्लॉय होगा तो इतना डिटेल चाहिए, इंडिया का एम्प्लॉय होगा तो चलो यही कर दिए, और यूपी का एम्प्लॉय होगा तो उसको हम डिफॉल्ट, चलो कुछ भी नहीं लेंगे, बाद में सब डिटेल लेंगे उसको। ओके सर, अंडरस्टूड हो गया। ठीक है? तो अलग अलग क्राइटेरिया, ये क्लाइंट के हिसाब से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ओके। ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर, अब थ्योरी में चलते हैं। कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब भी न्यू से क्रिएट होता है तभी इन्वोक होगा। इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू, प्रोवाइड डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक। ये स्टैटिक वर्ड ना, मैं आप लोग को स्टैटिक जो मॉडिफायर जो बताऊंगा उस समय क्लियर होगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि सर स्टैटिक क्या है। तो मैं उससे अभी आपको इसको येलो हाईलाइट कर लो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में, लेकिन स्टैटिक जब बताऊंगा वहां पे जरूर ये चीज बताऊंगा क्यों नहीं स्टैटिक हो सकता। ठीक है? क्योंकि हर चीज रटा नहीं जा सकता, रटने वाला काम नहीं, समझने वाला काम बताऊंगा, इसके पीछे रीजन क्या। टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास ना हो, अभी हमने देखा था दिस इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, आईएनटी पास किया, आईडी नेम पास किए, ये भी, ये सब पैरामीटराइज्ड है। ठीक है? अब आते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग में देखो सुपर, हमने सुपर मेथड, ये सब सुपर मेथड और दिस मेथड की बात कर रहा हूँ। दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका दिस कीवर्ड, ये कीवर्ड है दिस, और ये इस कीवर्ड के थ्रू आप करंट जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करते हो, चाहे मेथड हो चाहे उसकी वेरिएबल हो, उसको एक्सेस करते हो। ये दिस में करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस आता है। लेकिन ये एक दिस देखोगे, ये दिस फंक्शन है, ये दिस कीवर्ड हो गया, ये दिस फंक्शन हो गया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? उसी तरह सुपर कीवर्ड है और सुपर फंक्शन है। सुपर फंक्शन ये होता है, सुपर कीवर्ड हमने देखा था, जो ऊप्स का एग्जांपल देख रहे थे, सुपर डॉट करके मेथड कॉल किया था ना, याद होगा। सुपर डॉट पेरेंट के मेथड को कॉल करना है तो हमें
सुपर कीवर्ड की यूज पड़ी थी। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हम बता रहे हैं ये सुपर फंक्शन की बात कर रहे हैं और दिस फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसका यूज क्या है पहले ये समझते हैं। देखो हमारा कोई भी क्लास हो, जैसे एम्प्लॉय क्लास हो, एड्रेस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। अगर एड्रेस क्लास हो, ये किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी क्लास एक्सटेंड नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट अगर कोई क्लास एक्सटेंड नहीं होता है तो जेवीएम खुद से इसमें अपने आप ऑब्जेक्ट क्लास जो जावा डॉट लैंग में होती है इस क्लास को एक्सटेंड कराता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई क्लास होगा ही नहीं जो किसी ना किसी को इनहेरिट ना करे। तो हमेशा कोई भी क्लास होगा वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड तो करेगा। मतलब सुपर मोस्ट पैरेंट जो हुआ, अगर हम बात करें कि जावा में सबसे टॉप मोस्ट क्लास कौन सा है, वो ऑब्जेक्ट क्लास है। जो ऑब्जेक्ट क्लास के ही सारे बच्चे हैं, चाहे हम अपना क्लास बनाए, जावा अपना क्लास बनाए, सब के सब ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास की जो पब्लिक फीचर होगी वो सभी को एक्सेसिबल होगी। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास पे कंट्रोल दबाया तो ये आपका फिंगरप्रिंट बना है हैंड जैसा। कंट्रोल दबा के हम सोर्स कोड खोल सकते हैं, जावा का सोर्स कोड। हाँ, अब ये भी ध्यान रखो, जावा का सोर्स कोड कभी कभी खोल के पढ़ा करो। बहुत अच्छी अगर जावा में आपको नॉलेज चाहिए तो जावा का सोर्स कोड भी पढ़ने की हैबिट डाला करो। तो यहाँ जावा का सोर्स कोड हमने खोला है, ये देखो वर्जन जब जावा 1 बनी थी तब से है ये क्लास 1.0 के समय। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत सिखाऊंगा बाद में। मैंने कंट्रोल ओ किया है, कंट्रोल ओ से सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दिखते हैं। कंट्रोल ओ अगर किसी भी क्लास में करोगे तो देखो ये ग्रीन वाली जितनी है ये कहलाती है पब्लिक, पब्लिक मेंबर है। और ये सारे पब्लिक मेंबर हमारे हर एक क्लास में एक्सेसिबल होंगे, क्योंकि हमारी हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से ही इनहेरिट है कहीं ना कहीं। जैसे अगर एड्रेस किसी को एक्सटेंड नहीं किया तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को किया, तो ऑब्जेक्ट की सारी फीचर इसमें आ गई। एम्प्लॉय ने एड्रेस को किया तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट की भी सारी फीचर लेके आए इसमें। ठीक है, तो सुपर फंक्शन होता है, सुपर फंक्शन और दिस फंक्शन का पहला रूल ये है कि ये कंस्ट्रक्टर में ही यूज होता है। फर्स्ट रूल है, किसी मेथड में यूज नहीं कर सकते। यहाँ यहाँ अगर तुम लगाओगे सुपर फंक्शन, ये अलाउ नहीं है। जब भी ये सुपर फंक्शन और दिस फंक्शन हम लगाएंगे, कीवर्ड को कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह कीवर्ड को, सुपर और दिस को, लेकिन फंक्शन को हमेशा ऑलवेज कंस्ट्रक्टर में लगाएंगे, क्योंकि इसका काम ही है इनिशियलाइजेशन करने का। अब ये कैसे, इसका मतलब क्या है सुपर का, कि देखो जब पेरेंट बनता है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेगा, सॉरी ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, तो उससे पहले जेवीएम जरूर एड्रेस क्लास को बनाएगा। पहले जाएगा पेरेंट, जब तक पेरेंट आएंगे नहीं चाइल्ड आ सकता है, ये कभी होता है, रूल तो नहीं है। तो पेरेंट सबसे पहले आता है, तो पहले एड्रेस क्लास का बनेगा। इसमें भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे सुपर फंक्शन का मतलब क्या है कि जब भी जैसे मान लो हमने यहाँ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पेरेंट के। ठीक है, और हमेशा ये पहला लाइन ऑफ कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी तुम इसको सेकंड लाइन पे करके देखो, नहीं अलाउ करेगा, कंपाइलेशन इशू आ जाएगा। क्योंकि पहला लाइन सबसे पहले, अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए कॉलिंग का, तभी डेटा मेंबर इनिशियलाइज होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो, दिस इज अलाउड, लेकिन इसको
फर्स्ट लाइन में ही हमेशा रखना होगा, सेकेंड लाइन ऑफ कोड नहीं हो सकता सुपर फंक्शन और दिस फंक्शन, ये थंब रूल है। अब दूसरी चीज आती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक एम्प्लॉय 6 आर्गुमेंट पास किया और यहाँ पे गया। अब तुम बोले थे ना कि सर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा, 6 आर्गुमेंट यहाँ है, 8 आर्गुमेंट यहाँ है मान लो, तो 6 आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ही है। तो देखो इसमें मैंने आईडी और नेम यहाँ से दिस करके पास किया, मतलब हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मेरा ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर ऊपर डिफाइंड है, उस कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करे। तो दिस फंक्शन क्या करता है, अपने ही क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो कॉल यहाँ आएगी पहले, फिर उसके बाद ऊपर चली जाएगी और फिर उसके बाद ये सुपर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, पैरेंट में। तुरंत ये एड्रेस यहाँ इनिशियलाइज हुआ, सॉरी एड्रेस यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ। तो कॉल हायरार्की इस तरह चलती है, देख लो सुपर मैंने यहाँ भी लगा दिया, दिस यहाँ लगा दिया, और भी दिस फंक्शन कहीं, हाँ सुपर फंक्शन और दिस फंक्शन क्या एक साथ यूज कर सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा, तो दोनों कैसे एक साथ हो सकता है, वो एक ही यूज कर सकते हो, या तो दिस फंक्शन या सुपर फंक्शन, दोनों एक ही कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं हो सकता एक साथ। क्लियर है? तो मैं तुम्हें इसको डिबग करके ही दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ डिबग पॉइंट लगाया, राइट क्लिक किया, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, स्विच टू, यहाँ एम्प्लॉय 2, अभी देखो ऑब्जेक्ट बना नहीं है, F5 किया, दिस से वो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये डेट क्लास में जावा की क्लास में चला गया, तो F7 से रिटर्न जरूर आना, रिटर्न आए फिर यहीं पे, क्योंकि ये न्यू डेट किया हुआ है ना, तो उसके लिए चला गया था। फिर F5 किए, अंदर गया। अब अंदर गया तो ये दिस वाले में देखो, पहले वो कहाँ जाएगा, F5 अगर करोगे तो बताएगा हायरार्की, तो F5 मैं कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शन कॉलिंग में जाना है, तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर ये F5 करेंगे तो ऊपर ये, क्योंकि ऊपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, सुपर फंक्शन है, तो F5 से पता चलेगा, F5 किए, यहाँ आया। अब ये दिस में देखो सारी चीजें है ना, अभी सब नल है, अब एक एक करके इनिशियलाइज होगा। F6 किया, पहले स्ट्रीट की वैल्यू आई, फिर वाराणसी आया, फिर कंट्री आया, इतना आ गया। इस दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ से रिटर्न बैक कॉल जाएगी, फिर आईडी, उसकी आईडी और नेम, वो दोनों इनिशियलाइज हुआ, आईडी हुआ, नेम हुआ, फिर उसके बाद जहाँ से कॉल आई थी वहां चली गई, एज और डीओबी होगा, एज हुआ, डीओबी हुआ, डेट ऑफ बर्थ, और फिर हायरार्की यहाँ, तब जाके ये पूरा एम्प्लॉय 2 बना है। देख रहे हो डिफॉल्ट वैल्यू से कि एम्प्लॉय 2 बना, इतनी सारी डिफॉल्ट वैल्यू लेके। बाद में सेटर के थ्रू तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो, अगर सेटर दिए हो तो सेट, जैसे हमने मैचस्टिक में सेट किया था, जैसे जैसे मैचस्टिक की काउंट चेंज हो रही है सेट कॉल करते गए, तो वो सेट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल वैल्यू कुछ आप देना चाहते हो किसी की भी, तो वो आप दे सकते हो। क्लियर है कंस्ट्रक्टर? कोई क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड तो पूछो, दिस फंक्शन, सुपर फंक्शन। ये जो लाइन नंबर 19 वाला कंस्ट्रक्टर हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना रहा है ना लाइन नंबर 19 पे, हाँ, ये अलग अलग कंस्ट्रक्टर को क्यों कॉल कर रहा है, वहां जाके एज अलग से ले रहा है, नेम और ये अलग ले रहा वो है। मैंने कोड वैसे लिखा, देखो एम्प्लॉय क्लास में लिखा, जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितना पैरामीटर, काउंट नहीं कर रहा हूँ, मान लो 9 पैरामीटर, ठीक, या तो हम एक काम करें, सारे के सारे 9 डेटा मेंबर को यही इनिशियलाइज कर दें, ये एक तरीका है।
लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने एक 4 आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बनाया हुआ है या जो भी है 5 4 ये 1 2 3 4 5 6 6 आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो हम यहाँ अगर तुम नंबर ऑफ लाइंस क्यों बढ़ाए? नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड को घटाए ना। तो यहाँ 10 लाइन लिखोगे उससे अच्छा है कि पहले से हमने बनाया हुआ है कि भाई हम ऐसा कंस्ट्रक्टर ही बनाए जिसमें 6 आर्गुमेंट पास होता है। तो दिस करके कॉल कर लिए कि इस नीचे मेंबर को इनिशियलाइज करने से पहले जब इन 6 के लिए बना हुआ है तो उसमें चले जाओ। और इसमें जब 4 का हमने बनाया 6 का हमने बनाया था तो उसमें एड्रेस और सिटी एड्रेस ये सबको एड्रेस क्लास में इनिशियलाइजेशन करने के लिए भेज दिया था ऊपर। तो उस तरह डिजाइन किया जैसे डिजाइन की हमारी रिक्वायरमेंट आएगी तब हम डिजाइन करते हैं। हमें नॉलेज तो होना चाहिए। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ अलग अलग। कोई जरूरी नहीं कि यही रूल फॉलो करे। ठीक है, ये नॉलेज के लिए कि अगर कभी भी क्लास से आपको पेरेंट क्लास आपको लगता है कि ये क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उससे पहले आपको पेरेंट जो मेंबर आ रहे हैं डेटा उससे पेरेंट को इनिशियलाइज करना है तो आप सुपर फंक्शन कॉल करोगे। आपको ऐसा लगता है जब आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो तो ऑलरेडी पहले से ही 4 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या 6 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं तो दिस करके कॉल कर लो। क्या जरूरत है फिर से पूरा डेटा मेंबर 10 के 10 लिखना। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर से एड्रेस में 8 9 10 11 12 12 डेटा मेंबर हम 12 लाइन का कोड लिखे कितना गंदा हो। कुछ सोच के देखो। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है। उस तरह से क्लास को हमने डिजाइन कर दिया। क्लास को जैसे चाहो वैसे डिजाइन कर सकते हो। बस यहाँ रूल समझा रहा हूँ। दिस फंक्शन का काम क्या होता है अपने क्लास के ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करो अगर है तो। अगर नहीं होगा जैसे मान लो इसमें नहीं है तो कंपाइलेशन इशू पहले ही आ जाएगा भाई ये कंस्ट्रक्टर ये ढूंढता है अपने क्लास में 6 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर और है ही नहीं। ठीक है, तब तो इशू है। क्लियर है अब जी सर। सभी को? श्वेताली, श्वेताली यस सर। क्लियर है? यस सर। विवेक, अभिषेक, दोनों अभिषेक, यस यस सर। विवेक, विवेक टीवी देखने चले गए क्या? यही है, हर दिन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये भूल जाओ आप लोग। ये नहीं है कि क्लास नहीं किए तो रिकॉर्डिंग सर दे देंगे, ऐसा नहीं है। हर दिन की रिकॉर्डिंग मैं नहीं देने वाला। ठीक है, विवेक, विवेक देखो फंडे देने वालों से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। विवेक, अब उसके बाद बोलोगे कि जॉब के लिए सर हम तो कोशिश कर रहे हैं नहीं मिल रहा। सब चीजें समझोगे नहीं, जब समझाया जा रहा है तो उस समय गायब रहोगे तो हम क्या करेंगे। अपना अपना भाग्य है भाई। आप लोग अपने अपने मेहनत करो। मैं समझा ही सकता हूँ सिखा सकता हूँ। नेटवर्क इशू उनके साइड से हाँ काफी है। हाँ, नेटवर्क इशू बहुत कॉमन है। ये नेटवर्क बोल तो रहा हूँ 15-20 साल से नेटवर्क इशू तो मैं सुनता ही हूँ। ठीक है, चलो मुझे क्या, इशू ही रहे। तो ये एम्प्लॉय क्लास टेस्ट एम्प्लॉय जो मैंने आप लोग को बताया कंस्ट्रक्टर पैकेज में देख सकते हो। यहाँ कंस्ट्रक्टर पैकेज है। आई थिंक कंस्ट्रक्टर पैकेज कहाँ है यार, ये क्यों खुल जाता है, ये बंद कर दो ऊपर वाला। सेकंड वाला ही है सर।
हाँ हाँ, ये बंद करो, जीआरई का खुल जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो लिंक विद एडिटर है ना, इसको खोल दो, इसको क्लिक कर दोगे तो जो आपकी फाइल खुली है उसी पे रेफरेंस ले जाता है, देखो। ठीक है, ये खुलेगी तो इस पे रेफरेंस ले जाएगा अपने आप, इसलिए इसको मन है तो बंद करके रखो। ठीक है, सेकंड वाली है एम्प्लॉय, ये देखो। ठीक है, बाकी सब बंद करता हूँ, इसमें देखते हैं। और टेस्ट एम्प्लॉय क्लाइंट, इसमें भी देखो, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आईडी, नेम, एज, सैलरी, 4 वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, उसमें बोलते हैं कि अच्छा भाई एज और सैलरी इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियल वैल्यू दे दिया, फिक्स वैल्यू। पैरामीटराइज बनाया कि क्लाइंट हमें देगा। ये फाइनल कीवर्ड को तुम लोग कंफ्यूज मत होना, चाहो तो हटा दो, चाहो तो रखो, जब फाइनल मॉडिफायर बताऊंगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल इसके लिए क्वेश्चन वर्डेड मत होना, ठीक है। वो प्रैक्टिस में इसलिए लिख देता हूँ, इसके बारे में जरूर बताऊंगा जब एक्सेस मॉडिफायर बताऊंगा। तो आप हटा के भी चलाओ, रख के भी चलाओ, कोई अंतर नहीं होगा कंस्ट्रक्टर के लिए अभी फिलहाल। तो ये दो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें आईडी और नेम क्लाइंट प्रोग्राम से, बार बार देखो मैं यूज करता हूँ क्लाइंट प्रोग्राम से पास होगा। इसमें एक दो तीन चार, चार आर्गुमेंट है, तो मैंने, मुझे लगा दो आर्गुमेंट का पहले से बना है, तो दिस फंक्शन कॉल किया। आईडी नेम उससे इनिशियलाइज हो जाए, एज सैलरी इससे हो जाए, ये परफेक्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी गेटर एंड सेटर, एक एम्प्लॉय इनिशियलाइज किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी एज और सैलरी ही इनिशियलाइज होगा, इनिशियल वैल्यू। बाद में सेट करा दिया आईडी नेम सेटर के थ्रू कर लिया। इसको प्रिंट करने के लिए भेजा, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का रेफरेंस भेजा एक मेथड में, और यहाँ पे भी एम्प्लॉय का रेफरेंस एम्प्लॉय में आया, और ये जो वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग में आई, और उसको बस प्रिंट कर रहा है, और गेटर के थ्रू हम लोग प्रिंट कर रहा है इस तरह। फिर उसके बाद दूसरा, दो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया, टू आर्गुमेंट, जिसमें आईडी और नेम होगी। ये देखो बार बार मैं बैक इससे जाता हूँ, ऊपर से बैक टू जो लोकेशन था। फिर एज और सैलरी सेट कर दिया, और प्रिंट एम्प्लॉय को कॉल किया कि भाई पैरामीटराइज वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे चार आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जिसमें से फिर दो कॉल होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो इसको हम डिबग करके देखते हैं। ठीक है, डिबग मोड लगा दिया, यहाँ पे डिबग पॉइंट, राइट क्लिक, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, स्टार्ट किए प्रोग्राम F6। तो देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा, F6 कर दिया इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। F5 करते तो अंदर जाते। तो इसको देखो खोल के, क्या एज और सैलरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एज और सैलरी सिर्फ इनिशियलाइज, बाकी दो वैल्यू नल है। तो फिर हमने सेटर कॉल किया, सेट के थ्रू उसमें वैल्यू चली गई एम्प्लॉय के रेफरेंस में। अब F5 करते हैं, अंदर जाते हैं, F5 किए, यहाँ पे क्या आया, वहां से जो पास किया आईडी E001, नेम अमित पास किया था, वो दिस में आया, दिस करके ही आएगा। इसमें चार ही है, आईडी नेम सैलरी, आईडी और नेम में आईडी नेम आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब एक ही एम्प्लॉय, देखो एक ही एम्प्लॉय रेफरेंस में मैंने सारे नए नए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो पुराना ऑब्जेक्ट जो बना था वो गायब हो गया, इसलिए नया वाला फिर आ गया। आप चाहो तो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 इस तरह बना लो, मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आप बोलोगे सर कहाँ गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस ना लेके इसको एम्प्लॉय 1 कर दिया, एम्प्लॉय 1 किया, एम्प्लॉय 1 किया, इसको एम्प्लॉय 1 किया, और यहाँ पे एम्प्लॉय 2 किया, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 कर दिया। ठीक है, अब चलो डिबग कर, डिबग है जावा एप्लीकेशन, F6 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 प्रिंट हुआ पहला एम्प्लॉय। तो इसमें एम्प्लॉय में आईडी नेम एज सैलरी ये आ गया।
अब ये दूसरा एम्प्लॉय के लिए जा रहे हैं, F5 किए, दूसरे एम्प्लॉय के लिए आ रहा है, आईडी और नेम सेट करेगा, आईडी नेम जो भी आया उसको सेट कर दिया, E001 अमित, ठीक है। अब उसके बाद एम्प्लॉय जो ऊपर बनाए थे वो है ऑलरेडी ऊपर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना जिसकी आईडी कुछ और है, जिसमें एज और सैलरी हम सेट कर रहे हैं, सेटर के थ्रू सेट हो। आप चाहो तो F5 से देख सकते हो, इस मेथड को भी देखना है तो F5 से देख सकते हो। F5 किए, देखिए कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, गेटर कॉल हुआ है, क्योंकि रेफरेंस वही एम्प्लॉय का पास हुआ था, तो वही एम्प्लॉय जो पास करोगे उसी का प्रिंट होगा। फिर ये 4 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब 4 आर्गुमेंट पे आया तो इसमें आईडी में क्या आई, E001, अमित में, एज में ये, सैलरी में ये, और यही जाके सेट होगा, अभी तो सेट नहीं हुआ, कॉलिंग होगी। तो दिस यानी 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर F5 की ऊपर गया, ऊपर गया तो आईडी और नेम दो वैल्यू ही सिर्फ गई है, तो क्योंकि देखो लोकल पैरामीटर हट गया तो ये पैरामीटर नहीं दिखेगा, अब सिर्फ दिस दिख रहा है और दो लोकल पैरामीटर दिख रहा है, तो आईडी में आईडी की वैल्यू चली गई और नेम में नेम की वैल्यू चली गई। फिर नीचे आया, अब चारों दिखने लगे, अब इसमें एज और सैलरी में इनिशियलाइज होगा, इनिशियल वैल्यू। आप चाहो तो बाद में इसका सेटर कॉल करके आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, F6 की है, प्रिंट की है, तीनों एम्प्लॉय की वैल्यू प्रिंट कर दिया। डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज ओवरलोडेड, ये ओवरलोडेड वर्ड यूज किया हो पॉलीमॉर्फिज्म का, उसमें बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना ही ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली कहते हैं इसको, ओवरलोड कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का वन ऑफ द पार्ट। कंस्ट्रक्टर में किसी को कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल होना, वही कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। तो जो मैंने दिस और सुपर से बताया भी है, पैरेंट में भी सुपर के थ्रू जा सकते फंक्शन और करंट में दिस फंक्शन। तो calling a constructor from another constructor of same class is known as constructor chaining. Abstract class must have constructor, default और parameterized. Abstract class का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं हो, इसलिए इस लाइन को भी रहने दो, abstract class के समय जरूर कवर करूंगा, उसके लिए वरीड मत। चेनिंग डेमो में देखते हैं, जावा पर्सपेक्टिव में आए, इनको बंद किया, चेनिंग डेमो। चेनिंग डेमो में क्या है, देखो मेन यही बना दिया, तो क्लाइंट भी यही है और टोटल कोड यहीं पे है। तो चेनिंग डेमो से मैंने पहले यहाँ से 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, 5, 5, 15 तीनों पास हुए इसमें। अब यहाँ से 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बस दिखाने के लिए कि यहाँ से कॉल कर सकते हो, तो 2 आर्गुमेंट जिसमें एक में स्ट्रिंग भेजा, एक में नंबर भेजा, कुछ भी। यहाँ से फिर 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ये 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अपने ही, दिस मतलब अपने क्लास का, यहाँ से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। चाहो तो यहाँ पे सुपर लगा दो, सुपर, सुपर से ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कोई क्लास एक्सटेंड नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्लास है, तो लगा सकते हो। नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा लगा देता है जेवीएम जब इसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि वो पैरेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो इसको भी डिबग करके देखते हैं, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। डिबग से आपको फ्लो पूरा अच्छे से दिखेगा। अब मेथड में कंस्ट्रक्टर के अंदर जाना है, F5, यहाँ से फिर ये एक फंक्शन कॉल कर रहा है अपने ही क्लास के कंस्ट्रक्टर को, कौन से आर्गुमेंट, कितने आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, तो F5 किए, ऊपर पहुंचा, फिर फर्स्ट लाइन पे ये 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को यहाँ आया, फिर ये डिफॉल्ट यानी विदाउट आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर,
यहाँ आया। अब ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, पहला लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ। फिर कॉल हायरार्की यहाँ आई थी तो यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद लास्ट लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ और फिर प्रोग्राम बाहर। समझ में आया कैसे हायरार्की चली? क्लियर है ये? क्लियर है? यस यस ठीक है, तो एक असाइनमेंट दिया हूँ, ये आप लोग बनाना। एक एड्रेस क्लास बनाना जिसमें ये हो, एक एम्प्लॉय टाइप क्लास बनाना जिसमें दो डेटा टाइप दिया हो, दोनों को स्ट्रिंग टाइप का, इन सबको स्ट्रिंग टाइप का बनाना। जिसको लगे नंबर टाइप आईएनटी बनाना, जिसको लगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनाना। और एक एम्प्लॉय क्लास बनाना जिसमें ये डेटा मेंबर हो, इनहेरिट करना एड्रेस क्लास। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल दे ही चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे जो एग्जांपल था प्रोग्राम में कहीं एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर वो कहीं था ना अभी। ये एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय टाइप, टाइप कोड, टाइप डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, और उसके बाद बोला हूँ क्रिएट अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्ट वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग दिस एंड सुपर। क्रिएट ए क्लाइंट प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ एम्प्लॉय बनाओ और प्रिंट करो, उसको डिस्प्ले करो। तो यही किया हो यहाँ पे, एम्प्लॉय को कई टाइप से उसको इनिशलाइज कर रहे हैं और क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने से भी ट्राई करना है ये चीज। ठीक है, नाउ कमिंग टू बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा। कमेंट जो है जावा में हम लोग सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन लगा सकते हैं, जस्ट लाइक सी। जैसे कोई कमेंट लिखना है सिंगल लाइन मेथड के अंदर, अगर आपको लिखना है मेथड के अंदर, ध्यान दो कि इस लाइन पे कुछ लिखना चाहते हो, दिस लाइन ऑफ कोड कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप, कुछ फलाना ठिकाना जो भी लिखना चाहते हो आप, जो कमेंट की तरह होगा, जो डेवलपर को हेल्प करेगा ये लाइन समझने में कि ये लाइन क्या है। तो आप कमेंट लिख सकते हो, सिंगल लाइन ऑफ कमेंट डबल स्लैश से, इसको इग्नोर करता है जीवी। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, जैसे मान लो हम मोर देन वन लाइन लिखना चाहते हैं यहीं पे, तो स्टार स्लैश इस तरह लिख सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। मोर देन वन लाइन हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार स्लैश से स्टार्ट हुआ, स्लैश स्टार से, स्टार स्लैश से बंद हुआ। ठीक है, ये आप लोग कमेंट लिख सकते हैं। ये दो तरह के तो कमेंट होते हैं, तीसरा तरह का कमेंट होता है, थर्ड टाइप ऑफ कमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं जावा डॉक स्लैश स्टार स्टार। ये लगाते हैं, एंटर करो, उसके बाद देखो ये जो कमेंट लिखोगे, ये कमेंट लेट सपोज आप जार बना रहे हो, एपीआई बना रहे हो किसी और के लिए, उसको दिखेगा। ये कमेंट कैसे विजिबल होता है, जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग, हाँ एक कहीं यहाँ स्ट्रिंग है, हाँ ये स्ट्रिंग है, कर्सर ले जाते हो ना, देखते हो ये कमेंट दिख रहा है। ये कमेंट कैसे दिख रहा है, अगर स्ट्रिंग क्लास को खोलोगे तो देखोगे जावा डॉक कमेंट लिखा है, ध्यान से देखो। स्ट्रिंग क्लास मैंने खोला, यहाँ देखो जावा डॉक स्लैश स्टार स्टार से यूज किया। अब स्ट्रिंग पे आओ, कर्सर रखो और इसको फिर आप लोग बड़ा करके भी देख सकते हो प्रॉपर। द स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट क्लास स्ट्रिंग ऑल स्ट्रिंग लिटरल इन जावा प्रोग्राम फलाना ठिकाना ठिकाना।
तो यहाँ भी द स्ट्रिंग क्लास ये आ रहा है, स्ट्रिंग को एट कोड करके लिखा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग में देखो अलग फॉन्ट का आया, फॉन्ट थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास जो यहाँ कमेंट लिखोगे, कई पैटर्न होता है, जैसे अब ये आप देखोगे जावा डॉक तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिंग एबीसी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ, इस तरह से अलग स्टाइल में ये सारी चीजें कैसे आ रही है। कई जगह ऑथर देते हैं, वर्जन देते हैं हम लोग कि ये किस वर्जन का कोड है, जैसे यहाँ देखो एट ऑथर दिया है, किसने लिखा था इस स्ट्रिंग क्लास को, फिर उसके बाद इसने भी लिखा, मार्टिन ने लिखा, फिर उल्फ ये करके कोई बंदा है उसने लिखा, एट सी ये बोल रहा है कि इन सभी मेथड्स को देखना है, 1.o में आया, बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे भी इतना हर चीज का नहीं पता है। पैराग्राफ पी से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपसे कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता है, लेकिन जावा डॉक कमेंट ये होता है। जावा डॉक कमेंट फ्यूचर में लिखना आना चाहिए आपको, कि अगर कभी आप एपीआई लिख रहे हो तो वहाँ जावा डॉक कमेंट आपको आनी चाहिए। कोई किसी को कुछ पूछना है? श्वेताली, श्वेताली आपका म्यूट, ठीक है। तो ये जावा डॉक कमेंट सब है, हर जावा के क्लासेस में होगी, तो आप चाहो तो अपनी भी जावा डॉक कमेंट, तो जनरली हम लोग जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है क्लास लेवल पे जावा डॉक कमेंट लिखते हैं। देखो एट ऑथर अपने आप लगा दिया, तो हम दूसरी जो ऑलरेडी लिखी हुई क्लास है जावा की उसको देख के हेल्प लेके थोड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो जनरल तो इंग्लिश में यहाँ ये क्लास किस लिए यूज होता है। मेथड लेवल पे भी हम लोग जावा डॉक कमेंट ही लिखते हैं, क्लास लेवल और मेथड लेवल, ये मेथड लेवल है, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन अगर जो मेथड बनाएंगे वो मेथड लेवल होगा, या कंस्ट्रक्टर पे भी हम लिख सकते हैं कि दिस कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज दीज मेंबर। तो ये सब जावा डॉक कमेंट है, इस तरह से आप जावा डॉक कमेंट यूज कर सकते हैं। तो कमेंट कितने तरह के हो गए? 3 तरह के, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट जो ऑलमोस्ट सी और सी प्लस प्लस में ये सब होता है, और तीसरा कमेंट हुआ जावा डॉक कमेंट, ठीक है। जावा डॉक यानी स्लैश स्टार 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 स्लैश से बंद होता है, और जावा डॉक कमेंट हम लोग मेथड लेवल और क्लास लेवल पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्लास किस लिए यूज हो रहा है वो लिखा, उस लाइन पे नहीं लिखते कभी भी जावा डॉक, मोस्टली मेथड लेवल पे लिखते हैं, मेथड के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर के ऊपर अगर हम दिखाते हैं एम्प्लॉय क्लास, ये जैसे कंस्ट्रक्टर है तो इसमें अपने आप कितने आर्गुमेंट होगा सब लगा दिया, ये सब पैरामीटर यूज हो रहा है कमेंट में डाल दिया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ताकि आपकी एम्प्लॉय की जब भी कोई देखेगा, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। टेस्ट एम्प्लॉय में गया तो देखो मैंने जो लिखा था सब लिख के आ रहा है, इस तरह कमेंट में आ रहा है ना, पैरामीटर इतने सारे हैं, जो टेक्स्ट लिखा वो हेल्प है कि हम हेल्प क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल को आप एपीआई बनाओगे तो आपकी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया या क्लास को कॉल किया तो कैसे वो समझेगा। क्लास लेवल पे अगर कुछ लिखते हैं, इसको पब्लिक पहले बना देते हैं क्योंकि ये पब्लिक था ना, ठीक है। क्लास लेवल कमेंट लिखा जावा डॉक, और वो जो ब्लॉक है, पैराग्राफ है, जो सिंबल सब है, एचटीएमएल टैग सब, वो सब एचटीएमएल टैग नहीं है, जावा डॉक के अपने टैग है, वो आप लोग देखते देखते धीरे धीरे सीखोगे, और क्या, कोई पूछने वाला भी नहीं है, बस नॉलेज के लिए होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय क्लास हमने बनाया, ये देखो कमेंट आ गई, जो हमने कमेंट लिखा था। समझ में आया जावा डॉक कमेंट, इसका यूज?
ठीक है, फिलहाल मैं ये हटा रहा हूँ। जावा के कीवर्ड्स हैं, ये तो नॉर्मल कहीं भी अभी आपको मिल जाएंगे, ये सारे कीवर्ड हैं। कॉन्स्ट एंड गोटू पे मैंने येलो लगाया क्योंकि ये अब यूज नहीं होता है, बहुत पहले ही वर्जन से इसको हटा दिया गया जावा में। और ये मेरे पुराने वर्जन के हिसाब से कीवर्ड है, नए वर्जन के हिसाब से कुछ और कीवर्ड भी ऐड हुए होंगे, तो आप किसी भी वेबसाइट से रिफर कर सकते हो। तो इंटरव्यू में कोई कीवर्ड वर्ड नहीं पूछता, नंबर ऑफ कीवर्ड बताओ, ये सब ये फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछता कोई। ठीक है, अरे मैं बाद में कवर करूंगा। अब जरा टॉपिक देखता हूँ कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि सीक्वेंस जरूरी है। इनहेरिटेंस कवर कर दिया, ये बेसिक ऑपरेटर, बेसिक फीचर ऑपरेटर एंड स्टेटमेंट, इस पे चलता है। ठीक है, हाँ, एरे है, एरे बाद में कवर करेंगे, कास्टिंग भी उसी समय कवर किया जाएगा। ऑपरेटर आ जाओ, ये सब बेसिक चीजें हैं। अरिथमेटिक, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर अगर आप लोगों ने सी में काम किया हो तो बिट्स पे काम करते हैं ऑपरेटर। मैं देखो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें जिसकी एग्जांपल्स नहीं लिए, बिटवाइज ऑपरेटर एग्जांपल्स इन जावा। ठीक है, तो ये आपको बिटवाइज ऑपरेटर मोस्टली, अगर जैसे मान लो टेक्निकल क्वेश्चन रिटन एग्जाम कहीं हो रहा है तो एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं बिट्स के हिसाब से। तो जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस, ये आप लोग जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, इसमें क्या बताऊं। ठीक है, फिर यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं ये देख लो। यूनरी ऑपरेटर आपके जो सिंगल माइनस निगेट करते हो वैल्यू, ये यूनरी ऑपरेटर हो गए। असाइनमेंट, जो हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वो हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और इसको जरा देखते हैं, ये आप लोग को थोड़ा बता दो। एंड और, एंड और के केस में ये आप लोग को शायद सी में भी पता हो, वही रूल यहाँ भी है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी इवैल्यूएट होता है। दोनों कंडीशन मैच करने से, कोई एक फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होता है। और में दोनों ही ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, या इधर पहला एक्सप्रेशन या दूसरा एक्सप्रेशन। और नॉट क्या करता है, जस्ट निगेट कर देगा वैल्यू को, जो भी वैल्यू है उसका, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ट्रू कर देगा, ये करता है। टर्नरी ऑपरेटर, ये मैं बताऊंगा क्योंकि ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, बहुत ही ज़्यादा। जैसे, और इसको यूज करने का रूल भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी यूज कर दिया। ये तो स्विच डेमो हो गया, कास्टिंग, ऑटो वार्निंग, प्रोग्राम्स में आता हूँ, यस, ऑडियो, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, जनरली आप लोग क्या लिखते हो, इफ नम परसेंट टू इक्वल टू टू इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मल इफ तो सिस आउट इवन नंबर। ठीक,
else sys out odd number, ठीक है, इस तरह से लिखते हो। तो ये जो देखो इसमें ध्यान दो, इफ और एल्स जनरल है और ये 1 2 3 4 5 लाइन कवर कर रहा है, जिसकी जगह एक लाइन में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे? सिस आउट दोनों में हो रहा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे। अब इसी में टर्नरी लगाए कि नंबर जो एक्सप्रेशन है वही लॉजिक लिखेगा, नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, अगर है तो जहां देखो सिंगल लाइन ऑफ कोड हो, मोर देन वन लाइन ऑफ कोड इफ में नहीं हो, सिंगल लाइन ऑफ ट्रू के केस में हो, सिंगल लाइन ऑफ एल्स के केस में, और मल्टीपल इफ एल्स इफ नहीं होना चाहिए। मल्टीपल इफ एल्स इफ होगा तो वहां कभी भी टर्नरी लगाना सही नहीं माना जाता। लिख सकते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कोड की बढ़ जाएगी। यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ नहीं रही, ये सिंपल बता रहा है कि अगर 2 से डिविजिबल है तो ट्रू के केस में ये करो, एल्स कोलन में फॉल्स के केस में ये करो। तो जब भी आपको ऐसा कंडीशन लगाना हो आप टर्नरी लगाओ, लेकिन जहां मल्टीपल इफ एल्स इफ हो, कई सारे इफ एल्स इफ एल्स, तब वहां टर्नरी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन होगा और एक ह्यूमन को पढ़ने में दिक्कत होगा। सिस्टम तो पढ़ लेगा, कंपाइलर पढ़ लेगा, जेवीएम पढ़ लेगा, लेकिन जो मेंटेन करने जाएगा कुछ बग आएगी, कुछ इशू आएगी कोड में, तो वो बेचारा पढ़ेगा कैसे, समझेगा कैसे। तो इसलिए वहां पे टर्नरी ऑपरेटर कहीं यूज नहीं करना चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलन इसको कहते हैं। तो एक्सप्रेशन दिया, अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है देन डू दिस, ये डू दिस, अगर फॉल्स है देन डू दिस, जो वैल्यू आ रही है वो इवन ऑड इंस्टेड ऑफ इसके, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं बिटवाइज। बिटवाइज का एग्जांपल नहीं दिया, ये नीचे दिया शिफ्ट ऑपरेटर, ये बिटवाइज ऑपरेटर ही होता है शिफ्ट। नहीं नहीं, ये बिटवाइज लेफ्ट साइड राइट साइड, बिटवाइज ऑपरेटर का इसमें एग्जांपल नहीं है, मैं किसी और में देखता हूँ बिटवाइज। देखो बिटवाइज ऑपरेटर मोस्टली हम लोग यूज वहां करते हैं जहां हमें किसी चीज को इनकोड डिकोड करना हो। इनकोड डिकोड जब करना होता है तो बिटवाइज ऑपरेटर बहुत हेल्प करता है। एक मशीन से दूसरे मशीन पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे इनकोड करें, बिट्स में उसकी वैल्यू ही चेंज कर दी और हमें इनकोडेड रूल पता है क्योंकि इनकोडिंग हमने किया, उसको डिकोड करने का फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा, तो हम वहाँ डिकोड करेंगे। तो बिटवाइज और एंड जॉर ये सारे होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब। तो ये क्या करता है, जैसे बिट्स हैं उस पे वर्क करता है। 2+3 दिया या 2 और 3 दिया तो वो बिट्स पे काम करेगा। और बिटवाइज ऑपरेशन जो बाइनरी, अगर आप लोगों ने कभी बीटेक एमसीए ये सब में या बीएससी में पढ़ा होगा, बिटवाइज अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है बिट्स पे। तो जो बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन वो सारे इसी पे होता है। तो उसी के बेस पे आपकी बिट्स पे काम करती है। जैसे 12 का बाइनरी जो निकला वो आया, 25 का बाइनरी निकला, और करेंगे तो ये बिट्स पे और का निकालेगा, 011 000 101, क्योंकि कोई एक 111 011, ये तो आपको रूल पता होगा बिट्स का और कंडीशन के लिए। अगर ये एंड होता सिंगल एम्परसेंड, बिट्स में जो ये ऑपरेटर लगते हैं सिंगल और सिंगल एंड, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एम्परसेंड और डबल पाइप लगता है। तो ये बिट्स पे जो बाइनरी आई
तो दो, देखो 12 और 25 की और कंडीशन लगाओगे 29 आएगा। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि क्या बिट्स पे आपने कन्वर्जन किया है क्या पता चलेगा। जैसे नंबर 1 में 12 रखा, नंबर 2 में 25 रखा, रिजल्ट क्या मिल रहा है 29। कोई कॉम्बिनेशन किसी को पता चलेगा? इतना इतना दिमाग लगा ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज, अब जैसे एंड के लिए कर रहा है, एंड में क्या होता है 1 1 जब ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाकी सब केस में फॉल्स होगा। तो अब क्या किए, नंबर 12 किए, नंबर 25 स्टोर किए, रिजल्ट इनका सिंगल एम्परसेंड में रख दिए, तो ये बिट्स में आया 8 आया। तो इनकोड और डिकोड करने के काम में आएगा। जॉर है, इसका भी अपना रूल होता है कि भाई 0 0 जब दोनों कंडीशन सेम होगी तो उस समय हमेशा 0 आता है, अल्टरनेट होती है तभी ये 1 होता है। तो उस केस पे जॉर ऑपरेटर वर्क करता है। तो जॉर को हम लोग देते हैं इस तरह, जो हमारे कीबोर्ड में सिंबल होता है, ये बिटवाइज जॉर होता है, उसके बेस पे रिजल्ट निकाला। उसी तरह शिफ्टिंग का होता है कि हमने शिफ्ट करने के लिए, जो बिट्स को शिफ्ट करने के लिए कि 4 बिट्स शिफ्ट कर दो, तो उसके बाद वो 0 से उसको सब्स्टिट्यूट को भरता है। टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सब बहुत मैथ्स का, टूज कॉम्प्लीमेंट, थ्री वंस कॉम्प्लीमेंट क्या क्या निकालते थे वो आप लोग पढ़े होंगे आई थिंक। तो उसके बेस पे इंटरनल काम करता। मैं ये जावा से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं उतना अंदर नहीं घुस रहा। जैसे नंबर 2 है, 2 का बाइनरी बैठ के निकालो, बाइनरी निकालोगे 2 का कुछ 1 0 इस तरह आएगा। 4 शिफ्ट किया मतलब ये 1 0 जो है उसकी 1 उसकी पोजीशनिंग चेंज हुई, ठीक है, 4 शिफ्टिंग किया। तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट ये सब निकाल के कुछ करता होगा, उसकी अल्टीमेट रिजल्ट क्या आई। देखो 2 को बस हमने लेफ्ट शिफ्ट 2 किया, 2 को कि 2 बिट शिफ्ट करो तो उसकी वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो इसी तरह राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, तो कई सारे हैं। अगर आप लोग, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप लोग बैठ के इसको कभी हो तो अच्छे से बिटवाइज ऑपरेटर समझो, करो, ठीक है। तो ये आपको अ, आपकी एनालिसिस पावर को बढ़ाएगा, सबसे ज़्यादा एनालिटिकल स्किल को बहुत बढ़ाएगा। इसमें जावा से रिलेटेड कोई 30 मार्क हाँ नहीं हो रहा है, जावा कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। एक लास्ट ऑपरेटर है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं, जो एंड और था आपका डबल एम्परसेंड, डबल पाइप, उसको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर मैं ये बताऊंगा इसका एग्जांपल, और फिर स्टेटमेंट अगले क्लास में, यही इंस्टेंस ऑफ स्टेटमेंट, और फिर मॉडिफायर्स बताऊंगा। और मॉडिफायर्स बताने के बाद ये एग्जांपल आप लोग करना। देखो ये एग्जांपल तो कर चुके हो, 21 मैच स्टिक, ये करना, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही आप लोग करना, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल पढ़ना ये, और ये खुद से करना ट्राई। तो अगले क्लास में ये चीज़ बताऊंगा। स्टेटमेंट में जितनी वो सारी चीज़ें जो एक्सक्लूसिव है वही मैंने एग्जांपल में रखा है, ठीक है। एक जनरल जो सी में जनरल प्रोग्रामिंग होती है बहुत बेसिक लेवल, वो नहीं रखा। फिर उसके बाद मैं आपको ऊपर ले चलूंगा पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेस स्पेसिफायर बताने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, और कुछ?